दरअसल दिन रविवार का हो तो लोग फुल आराम के मूड में होते हैं, लेकिन ना सीएम योगी आराम करते हैं और ना ही उनका बुलडोजर। संडे हो या फिर मंडे, बाबा भी एक्शन में होते हैं और उनका बुलडोजर भी। बरेली में बाबा के बुलडोजर का संडे शो जिसने भी देखा, दांतों तले उंगलियां दबा ली। लगातार दूसरे दिन बरेली में हिंसा की साजिश रचने वाले मौलाना तौकीर रजा के करीबी के ठिकानों पर बुलडोजर गरजा और जमकर गरजा। उन्हें वो सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड कहे जाते हैं आरिफ, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। माहौल बिगाड़ोगे, बुलडोजर चलेगा। नफरत फैलाओगे, बुलडोजर चलेगा। हिंसा करोगे, बुलडोजर नहीं छोड़ेगा। इस आलीशान बिल्डिंग की दीवारों पर पड़ती बुलडोजर के पंजे की हर चोट यही संदेश दे रही है, वो संदेश जो सीएम योगी का है, एकदम लाउड एंड क्लियर। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बाबा बुलडोजर के इस संदेश को बरेली हिंसा के आरोपी नफरती मौलाना तौकीर रजा के करीबियों, उसके हमदर्दों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। लगातार दूसरा दिन है जब तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की बिल्डिंग पर बुलडोजर गरज रहा है। लगातार जो है जेसीबी आरिफ के शोरूम को नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है। आपको बता दें कि कल जो है आरिफ के 16 दुकानों के जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और आज दूसरे दिन सुबह तड़के ही जो है जेसीबी शुरू हो गई है यहाँ पे। जिस तरह से बताया 26 सितंबर को जो बरेली में जो बवाल हुआ था उसमें मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना था और मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड कहे जाते हैं आरिफ, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जिस 3 मंजिला बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है वो पीलीभीत रोड पर जगतपुरा इलाके में 2000 स्क्वायर फीट में फैली है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। इसके हर फ्लोर पर कई दुकानें और शोरूम बने हुए थे। आरोप है कि यह इमारत नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी। कुछ दिन पहले ही इसे सील किया गया था और अब बुलडोजर इसे जमींदोज कर रहा है। 2 बिल्डिंग चिन्हित की गई थी, एक बिल्डिंग पूरी तरह गिर गई थी, ध्वस्तीकरण हो गया था और इसके मुकाबले लेकिन एक बिल्डिंग का पार्ट काफी बचा दिया रह गया था, तो उसी का बचाव। इस इमारत में बनी दुकानों से सामान बाहर निकालने की कुछ घंटे की मोहलत खत्म होने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण की टीम 3 बुलडोजर लेकर मार्केट में पहुंची, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। देखिए कैसे पीला पंजा इस इमारत की एक एक ईंट को उखाड़ रहा है। देखते ही देखते पल भर में इमारत भरभरा कर जमींदोज हो गई। इमारत गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। कुछ सेकंड बाद जब धूल छटी तो वहां सिर्फ मलबा ही बचा था। क्यों गिराई गई, क्या है? जब गिराई गई तो ये सब गिराना चाहिए। कहानी ये है, क्यों एक ही के हिस्से में अगर कार्रवाई होनी ही थी तो एक आदमी की क्यों हो रही है? एक ही आदमी के ऊपर क्या इन्होंने क्या किया? तो मतलब यहाँ से लेकर जयपुर तक पूरा अतिक्रमण हट रहा है तो पूरा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर सख्त एक्शन अंजाम देकर सीएम योगी ने कई संदेश साफ दे दिए हैं। पहला, कानून व्यवस्था से बढ़कर कोई भी नहीं है। दूसरा, सूबे का माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। तीसरा, धर्म की आड़ में नफरत फैलाने की साजिश नहीं चलेगी। चौथा, नफरती साजिश रचने वालों के सहयोगी भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बाबा बुलडोजर के संदेश है, जिसे कट्टरपंथियों को गांठ बांध लेनी चाहिए, वरना अंजाम क्या होता है उसकी वानगी बरेली में 2 दिन से दिख ही रही है।
तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर पुलिस प्रशासन की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले प्राधिकरण उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। फहम लॉन, स्काईलार्क होटल और फ्लोरा गार्डन बारात घर को बरेली विकास प्राधिकरण अवैध मानते हुए पहले ही सील कर चुका है। इन सभी संपत्तियों को बिना नक्शा पास कराए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण के लिए तैयार किया गया था। जगतपुर में बनी पूरी मार्केट के बाद अब बाबा के बुलडोजर का अगला ठिकाना आरिफ की ये संपत्तियां भी हो सकती हैं। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। और देश के किसी भी कोने में अगर विकास के लिए कोई काम होता है तो उस काम में बाधा डालने के लिए या तो कट्टरपंथी खुद सामने आ जाते हैं या उनके अवैध कब्जे विकास की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के भावनगर में, जहां एक मदरसे की अवैध दीवारें पक्की सड़क का रास्ता रोक रही थी। और फिर क्या था, दादा के बुलडोजर ने मोर्चा संभाला और मदरसे के अवैध हिस्से को मिट्टी में मिला दिया। अवैध मदरसे पर बुलडोजर ब्रिगेड का छापा पड़ा है। कब्जे वाली नीयत को पीले पंजे के प्रहार से तोड़ा जा रहा है। मदरसा, हॉस्टल, किचन, जो भी विकास की राह में रोड़ा बना, उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया गया। कब्जा गैंग के अवैध मंसूबों को उनकी आंखों के सामने जमींदोज किया जा रहा है और मियां भाई वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के भावनगर की है, जहां दादा का बुलडोजर दारुल उलूम मदरसे के अवैध हिस्से को गिराने पहुंचा। ड्रोन से रिकॉर्ड की गई इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखेंगे तो पूरा माजरा समझ आ जाएगा। दरअसल जनता की सहूलियत के लिए ये 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन ये मदरसा अपनी जद लांघते हुए विकास की राह में रोड़ा बन गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अगर मदरसा और हॉस्टल को आगे तक बढ़ाकर ना बनाया गया होता तो पक्की सड़क का काम कब का पूरा हो जाता। नगर निगम परिषद ने कई बार मदरसा प्रबंधन को अवैध हिस्सा हटाने का नोटिस भी दिया, लेकिन भाईजान सरकारी आदेश की अनदेखी करते रहे। फिर क्या था, दादा का बुलडोजर गरजता हुआ अवैध मदरसे की छाती पर चढ़ गया। 4 जेसीबी, 3 हिटाची मशीनें और 150 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मदरसे के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ। भावनगर शहर में जो अकवाड़ा विस्तार है, वहाँ पे जो टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 23 है, उसमें यहाँ टाउन प्लानिंग स्कीम का 24 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो वो रास्ता पूरा बनाने के काम में लगभग 200 मीटर के आसपास का एरिया है, जिसमें जो मदरसा इस्लामी सार्वजनिक ट्रस्ट है उसकी बिल्डिंग का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कुछ हिस्सा और दीवार का कुछ हिस्सा उसमें आता है। महानगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मदरसे के जिन हिस्सों पर बुलडोजर चला, उसमें मदरसे का कंपाउंड हॉल, किचन और डाइनिंग एरिया, 6 रिहायशी फ्लैट और हॉस्टल के कमरे शामिल हैं। इस अभियान के तहत 2 बुलडोजरों ने जहां मदरसे की बाहरी दीवार को ध्वस्त किया, तो वहीं 2 बुलडोजर हॉस्टल के अवैध हिस्से को चीरने में लगी रही। नीचे के कमरे टूटे तो उसी मलबे पर चढ़कर बुलडोजर ने ऊपर के कमरों को तोड़ना शुरू किया। बुलडोजर का तांडव देख कब्जा गैंग के पसीने छूट गए। हॉस्टल के बच्चों को आगे कर जरूरी चीजों को निकाला गया। नगर निगम की टीम कुल 1500 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी, तो तैयारी भी उतनी ही बड़ी थी। कट्टरपंथी किसी तरह की हिमाकत ना कर सके, इसलिए मदरसे पर ड्रोन से निगरानी की गई। इंसाफ वाला बुलडोजर सिर्फ अवैध हिस्सों पर प्रहार कर रहा है, लेकिन दादा के बुलडोजर की धमक ऐसी कि इसकी गर्जना से मस्जिद की मीनारें भी कांप रही हैं। नगर पालिका प्रशासन के पास मदरसे के अवैध हिस्से को गिराने का कानूनी नोटिस था। यही वजह है कि मियां भाई बुलडोजर की इस विध्वंसक कार्रवाई का सिर्फ वीडियो बनाते ही नजर आए। इस एक्शन के दौरान जहां मौके पर 150 पुलिसकर्मी मौजूद रहे, वहीं शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस वाले गश्त करते नजर आए, जिससे शहर में शांति बनी रही। अवैध कब्जे के खिलाफ भावनगर ही नहीं, गांधीनगर से लेकर बेट द्वारका तक दादा का बुलडोजर गरजा और करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसी साल गुजरात सरकार ने अवैध अतिक्रमण, बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध धार्मिक ढांचों पर सख्ती बरती। इसी साल अप्रैल में अहमदाबाद में 50 से ज्यादा बुलडोजर ग्राउंड पर उतारे गए थे, जिसमें अवैध बांग्लादेशियों के 8200 से ज्यादा घर को मिट्टी में मिलाया गया। गांधीनगर में दादा के बुलडोजर ने 700 से अधिक अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया।
वडोदरा में भी 45 से ज्यादा अवैध दुकानें और मकान ध्वस्त किए गए। वहीं साल की शुरुआत में ही दादा के बुलडोजर ने द्वारका और बेट द्वारका में 335 अवैध ढांचों को ध्वस्त करके बता दिया कि गुजरात में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जा गैंग के खिलाफ जनवरी में जो मुहिम शुरू की गई थी वो नवंबर में भी जारी रही और अगर समय रहते अतिक्रमणकारी नहीं सुधरे तो आगे भी दादा का बुलडोजर ऐसे ही गरजेगा और अवैध मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के बाद ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या शिमला की अवैध मस्जिद को योगी गिरवाएंगे? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिंदू संघर्ष समिति ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। हिंदू संघर्ष समिति की मांग है कि मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ कानूनी और आर्थिक दोनों तरह की सहायता दें ताकि फर्जी केस में फंसाए जा रहे हिंदुओं को दमन से बचाया जा सके। ये बाकायदा लेटर लिखकर मांग की गई है। अवैध मस्जिद से लेकर के जो कुछ भी अवैध है, अवैध निर्माण के लिए उन्होंने जितना द्रुत गति से कार्रवाई की है वह प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई मस्जिद अवैध है तो बाबा के बुलडोजर से वो बच नहीं सकती है, उसका जमींदोज होना निश्चित है। शायद यही वजह है कि शिमला के हिंदुओं के लिए योगी के बुलडोजर के फौलादी इरादों की डिमांड आई है। संजौली की अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हिंदुओं को अब उत्तर प्रदेश की हिंदू संघर्ष समिति का साथ मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी को बकायदा चिट्ठी लिखी गई है। हिंदू संघर्ष समिति चाहती है कि संजौली मस्जिद के खिलाफ देवभूमि में हिंदुओं की मुहिम को उत्तर प्रदेश से खाद पानी दिया जाए और उस मस्जिद ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अवैध मदरसों का मकर जाल फैला हुआ है और मस्जिद और मदरसे आज की डेट में देश के दीमक हैं जो पूरे देश को खा जाएंगे। इसलिए राष्ट्र हित में, हिंदू हित में हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय योगी जी से ये अनुरोध करते हैं। इसी मांग के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है और हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि हमें वहां पे सपोर्ट दिया जाए। संजौली मस्जिद अवैध है, इस पर अदालत की भी मोहर लग चुकी है, लेकिन प्रशासन ये नहीं बता रहा है कि आखिर यह मस्जिद कब टूटेगी। गुस्साए सनातनियों ने इसको लेकर अनशन भी किया, पर उन्हें बुलडोजर अटैक की तारीख के बदले FIR का सामना करना पड़ा। अब जबकि उत्तर प्रदेश से भी उनके समर्थन में आवाज उठी है, तो देवभूमि के हिंदू प्रसन्न हैं। क्यों गिराई गई, क्या है? जब गिराई गई तो ये सब गिराना चाहिए। कहानी ये है, अगर कार्रवाई होनी थी तो एक आदमी ठीक क्यों हो रही है? एक आदमी के ऊपर क्या इन्होंने क्या किया? तो मतलब यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटता है तो पूरा। हिंदू संघर्ष समिति का आरोप है कि हिमाचल सरकार तुष्टीकरण के फॉर्मूले पर काम कर रही है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मस्जिद को नहीं गिराया गया तो पूरे देश में आंदोलन होगा। हिमाचल के CM, वहाँ के स्थानीय विधायक और वहाँ के तुष्टीकरण करने वाले जितने भी लोग हैं सबको ये चेतावनी देता हूँ कि वह सुधर जाएं और तुष्टीकरण को बंद करके न्याय का चोली और दामन, न्याय का दामन पकड़ें। अगर न्याय का दामन उन्होंने नहीं पकड़ा और अवैध मुकदमे दर्ज करते रहे और अवैध मस्जिदों को बचाते रहे तो निश्चित रूप से पूरे देश में जन आंदोलन बन जाएगा। संजौली की अवैध मस्जिद पर संग्राम नया नहीं है, पिछले साल भी इसके खिलाफ यहां जबरदस्त आंदोलन हुआ था। 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद की 3 मंजिल को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला जिला कोर्ट में पहुंचा, जिसने 6 नवंबर 2024 को मस्जिद तोड़ने के आदेश पर स्टे से इनकार कर दिया। इस साल 3 मई को शिमला के कमिश्नर ने पूरे मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा गिराने का आदेश दिया था, जिसे फिर से अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन 30 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय की याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। अवैध संजौली मस्जिद पर अदालत का आदेश आए 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तब से मुस्लिम समुदाय मोहलत के जुगाड़ में लगा है। लेकिन हिंदू इस बार झुकने को तैयार नहीं है। उन्हें अवैध मस्जिदों के खिलाफ योगी के बुलडोजर मॉडल से आस है। देवभूमि के सनातनियों के लिए उत्तर प्रदेश से उठी आवाज से निश्चित तौर पर अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली फिदायीन हमले के बाद नफरत के बाजार में सौदागरों की अचानक भीड़ उमड़ आई है। इस भीड़ के 2 सबसे ताजा चेहरे हैं
पहले नंबर पर हैं मौलाना अरशद मदनी, जिनका मजहबी उन्माद उस लेवल पर पहुंच गया है जहां वो आरोपी के साथ खड़े हैं। और दूसरे हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो खुलेआम मुसलमानों को उकसाकर माहौल में जहर घोल रहे हैं। आम मुसलमान और आतंकी मुसलमान के बीच फर्क भुलाने की ये खतरनाक सोच देश हित के खिलाफ है। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। जुबान जब दिमाग में भरी नफरत उड़ेलती है तो अल्फाज में जहर भर जाता है। उकसाने, भड़काने और आक्रोशित करने का डर्टी गेम शुरू हो जाता है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यही करते नजर आ रहे हैं। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। पहलगाम में जब धर्म पूछकर 26 लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, तब नहीं छलका मौलाना अरशद मदनी का दर्द, अब छलका है जब आतंक का अड्डा सरीखा दिख रही यूनिवर्सिटी से आतंकी डॉक्टरों की फौज निकली। मौलाना अरशद मदनी अपनी सोच के सपोर्ट में जिनका उदाहरण दे रहे हैं, वो कौन लोग? न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी, जिसकी कट्टरपंथी सोच दुनिया भर के लिए चिंता का कारण बन गई, और दूसरा है लंदन का मेयर सादिक खान, जिसकी जीत के बाद दूसरे समुदाय के लोग डरे हुए। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। इन दोनों के नाम पर हिंदुस्तान में मौलाना अरशद मदनी मुस्लिमों के बीच खौफ की खेती कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी अकेले नहीं, जो हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई खोद रहे हैं। टीवी पर बैठकर या कैमरे के सामने हम ये तो बोलते हैं कि साहब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जैसे कांग्रेस के वक्त में आप सड़कों पे निकलते थे, लाखों लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा करते थे, आज क्यों नहीं निकल रहे? हमारे जितने भी पेशवा हैं, जितने भी रहनुमा हैं, इन तमाम को आना चाहिए सामने, सड़कों पे निकलना चाहिए। किस सड़क पर उतरने की ताकीद कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी? मासूमों के खून से रंग दी गई राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने वाली सड़क की। आतंक के खिलाफ सड़क पर उतरने के बजाय मौलाना अरशद मदनी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कवर फायर देने की जरूरत आखिर क्यों है? वो सिर्फ टीवी पर भाषण देंगे, अखबार में बयान देंगे तो कौम आगे नहीं आ सकती। इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए साहस मदनी साहब जैसे लोगों को ही जुटाना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा, तब जाके कौम का भला हो सकता है। देश में मुस्लिमों के सिर्फ दो रहनुमा नहीं, और भी हैं जिन्हें गवारा नहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की सोच, जो नहीं लाइक करते मौलाना साजिद रशीदी की मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाली बातों को, जो आतंकियों को देखने के लिए नहीं पहनते मजहबी चश्मा। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। कोई भी ताकत किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और ना आज की तारीख में किसी को रोका जा रहा है। अब ये रोना बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए कि गवर्नमेंटें, हुकूमतें मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। जब देश दिल्ली बम धमाके के जख्मों से उबर रहा हो, उस वक्त मौलाना अरशद मदनी के मुस्लिम समुदाय के दिए गए संदेश के बाद हलचल बहुत तेज है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग उच्च पदों पर सुशोभित है और देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मौलाना मदनी का बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान चीन के उइगर में रहने वाला गुलाम नहीं है, जहां उसके अधिकारों पर चीनी हुकूमत का हथौड़ा चलता है। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो मौलाना अरशद मदनी उसे मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? हमदर्दी जताने का मौलाना अरशद मदनी का तरीका बेहद खतरनाक है, देश हित में नहीं है, और जो देश हित में नहीं है हम उसके खिलाफ।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कई किरदार पुलिस और एनआईए की गिरफ्त में हैं और दिल्ली धमाके को लेकर हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस टेरर सिंडिकेट में शामिल हर आतंकी डॉक्टर को अपना अलग अलग एजेंडा दिया गया था। कोई जैश का बड़ा कमांडर बनना चाहता था तो कोई बुरहान वानी जैसा नाम कमाना चाहता था, लेकिन पैसे की लालच ने आतंकी डॉक्टरों के बीच दरअसल फूट डाल दी थी। नाम डॉक्टर उमर नबी, मकसद बुरहान वानी बनना। नाम डॉक्टर मुजम्मिल, मकसद देश में बड़े धमाके करना। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के वो किरदार हैं जिनके आपसी झगड़े की वजह से देश बड़े आतंकी हमले से बच गया। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली धमाके से पहले ही आतंकी डॉक्टरों के बीच फूट पड़ गई थी और इस फूट की वजह थी उमर की महत्वाकांक्षा और पैसा। सूत्रों से हुए खुलासे के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी कश्मीर में बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। यही वजह है कि आतंकी हमले के लिए हथियार जुटाने के लिए उमर साल 2023 से ही एक्टिव हो गया था और आतंकी हमले के लिए सभी डॉक्टरों से पैसे लिए थे विस्फोटक खरीदने के लिए। डॉक्टर आदिल राठर ने 8 लाख रुपए दिए, डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख, डॉक्टर मुजफ्फर राठर ने 6 लाख, डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख, जबकि उमर ने 2 लाख रुपए ही दिए। आतंकी डॉक्टरों ने कुल 26 लाख रुपए जुटाए और अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप खरीद डाली, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए देने के बावजूद उमर ने सारा विस्फोटक अपनी निगरानी में रखा, क्योंकि उसने मान लिया था कि वही इस आतंकी मॉड्यूल का लीडर है। बस यहीं से शुरू हुई मुजम्मिल और उमर के बीच तकरार। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन का बॉयफ्रेंड था, ऐसे में वो भी इस आतंकी मिशन में अपना कद बढ़ाना चाहता था। यही वजह है कि उमर से लंबे विवाद के बाद मुजम्मिल ने करीब 3000 किलो विस्फोटक अपने कब्जे में लेकर किराए के कमरे में रख लिया, जिसके चलते आतंकी डॉक्टरों का मिशन डिले हो गया। आतंकियों के बीच पड़ी फूट को सुलझाने के लिए सिग्नल ऐप पर करीब 3 महीने पहले एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें उमर और मुजम्मिल के साथ दोनों के हैंडलर्स को भी जोड़ा गया, लेकिन बात नहीं बनी। दिल्ली में हमले से पहले डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने पैसे वापस मांगे और नहीं देने पर तमाम विस्फोटक और हथियार अपने पास रख लिए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर बरामद कर लिया था। डॉक्टर उमर के सिर पर बुरहान वानी बनने का जुनून सवार था। यही वजह थी कि उसने आतंकी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद अकेले ही लाल किले के सामने फिदाइन अटैक को अंजाम दे दिया। इसके अलावा मुजम्मिल की खरीदी AK-47 का आदिल के लॉकर से मिलना भी ये बताता है कि उमर को छोड़कर बाकी सभी आतंकी डॉक्टर मिशन के तहत काम कर रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने AK-47 वाले राज से भी पर्दा उठा दिया है। SIA ने श्रीनगर से तुफैल नियाज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। तुफैल पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन उसका असली काम आतंकियों को हथियार मुहैया कराना है, जिसके चलते वो 2 बार जेल भी जा चुका है। तुफैल का पुराना आतंकी कनेक्शन रहा है, जिसकी तस्दीक उसके परिवार वाले भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि तुफैल उस OGW नेटवर्क का हिस्सा है जो उमर और मुजम्मिल जैसे आतंकियों को हथियार दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक एजेंसियां अलर्ट हैं और तुफैल जैसे आतंक के मददगारों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। खालिद हुसैन और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर क्या बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर पाएंगे? क्योंकि हिंदू साधु संतों ने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। आज जी न्यूज की टीम मुर्शिदाबाद के उस जगह पर पहुंची जहां प्रस्तावित बाबरी के निर्माण की बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई है। नई बाबरी बनाने की घोषणा करने वाले हुमायूं ने जी न्यूज के शो में कैमरे पर ऐलान किया कि हर हाल में वो बाबरी का शिलान्यास करके रहेंगे।
एक तरफ कोर्ट के प्रावधानों के मुताबिक बने राम मंदिर में 25 नवंबर को सामूहिक जश्न की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दफन हो चुके बाबरी विवाद की आग को भड़काने की साजिश है। मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है, ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। एक और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का अदालती फैसले से बोतल में बंद जिन्न को बाहर निकालने का ऐलान है, और दूसरी ओर हिंदू साधु संतों का दूसरी बाबरी नहीं बनने देने की खुल्लम खुल्ला घोषणा है। बाबर ही आदर्श हो सकता है, औरंगजेब ही आदर्श हो सकता है, जिन्होंने लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, मठों को तोड़ा, गुरुकुलों को जलाया, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे। ये कभी नहीं होना चाहिए, वो संभव नहीं है। हम उनके सीने में खंजर उतार कर मार हत्या कर देंगे अगर बाबर का नाम लेगा तो। आज भी एक बच्चा जो भी बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है उसको अभी भी नहीं भूला है और ना आने वाली कयामत तक भूलेगा। बाबरी मस्जिद से आपको क्या परेशानी है? आप आपको जो करना है आप करिए, हम कुछ भी बनाएं या कुछ भी करें, आपको उससे क्या लेना देना है। बंगाल से अयोध्या तक बाबरी पर बवाल बढ़ गया है, लेकिन उस जगह जहां दूसरी बाबरी बनने की जिद पर अड़े हैं हुमायूं कबीर, वहां क्या हाल है? क्या हुमायूं कबीर ने मस्जिद के लिए जमीन खरीदी है? क्या इसके लिए हुमायूं कबीर ने चंदा इकट्ठा किया है? मुर्शिदाबाद में कहां बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है हुमायूं कबीर ने? देखिए जरा। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा पे जो मिर्जापुर एरिया है, हम लोग वही जगह पे अभी खड़ा है। NH-12 के पास ये जमीन है। इस जमीन का अंदर 6 दिसंबर में जो बाबरी मस्जिद का जो भित्ति प्रस्तर जो लेइंग फाउंडेशन जो प्रोग्राम होगा, यही जगह पे हो सकता है, ऐसा ही माना जा रहा है। कहां से मिल रहा हुमायूं कबीर को कट्टरपंथी सोच वाला ये खाद पानी? बाबरी बनाने पर आमादा हुमायूं कबीर नफरती आग से खेल रहे हैं, और मुर्शिदाबाद की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनवाने के ऐलान पर ताली पीट रही है। पुराना वाला टूट गया था, नया वाला जो होगा था, बहुत खुशी है, जनगण खुशी है, खुश हम सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगा, ये हॉस्पिटल होगा, ये हमारा खुशी का बात है। इसी देश में हजारों मस्जिदें बनी हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी करने का कारण बनी, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जाए, वो भी 6 दिसंबर को? जरा सुनिए साजिद रशीदी जैसे मौलाना का ये बयान, जो देश के इमामों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बाबर के नाम पे मस्जिद कहीं भी बन सकती है, और अगर बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाना है तो मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन क्या यही देश के दूसरे शहरों के मुसलमान सोचते हैं, या नफरत के बीज बोने पर अड़े हुमायूं कबीर सिर्फ उन चंद मुसलमानों के नुमाइंदे हैं जिनके सिर चढ़कर बोल रहा है मजहबी उन्माद? बाबरी मस्जिद की जगह कहीं दूसरी जगह दी गई है तो वहाँ मस्जिद बनाई है, और वहाँ राम मंदिर का जो है निर्माण हो चुका है। बाबरी मस्जिद बनाना है तो वहाँ जगह गवर्नमेंट उसको दे चुकी है, वहाँ बनाई है। बाकी ये सब राजनीति का मुद्दा है जो वहाँ उठा रहे हैं। हुमायूं जिनका नाम हो तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुसलमान इस तरह के बयानबाजी से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता है। मुसलमान एक बार फिर इस देश में विवाद नहीं चाहता है। अयोध्या में अलॉट 5 एकड़ की जमीन पर क्यों नहीं बनी मस्जिद? अब अयोध्या से 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद क्यों? ये सियासी साइंस है जो बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को सूट करती है। मुस्लिम वोट बैंक की लेबोरेटरी में बाबरी वाले केमिकल के जबरदस्त रिएक्शन के आसार की वजह ही है कि ममता बनर्जी 6 दिसंबर को बाबरी की नींव पड़ने का इंतजार कर रही हैं। ममता की चुप्पी बंगाल में एक नए बवाल को दावत दे सकती है, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी के शिलान्यास के विरोध में आने वाले हर बयान में पहला नाम ममता बनर्जी का ही उठ रहा है। बाबरी मस्जिद बनेगा, ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है चाहिए उसके खिलाफ है, क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक। तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना तो महापुरुष है ना कोई है, आक्रांता। जो विवाद दस्तावेज बन चुका है, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उसे कुछ लोग फिर से सतह पर ला रहे हैं। मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है। अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस बीच मुर्शिदाबाद से अयोध्या तक संग्राम छिड़ गया है।
मुर्शिदाबाद से सोमा मैसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकिस्तान कलयुग की वो लंका है जहां हर रोज नए नए रावण तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इन आतंकी रावणों के अंत के लिए राम प्रहार के जरिए एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अगर मुनीर की फौज या आईएसआई के आतंकियों ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो ये उनकी आखिरी गलती साबित होगी। भारतीय सेना के गरजते ये टैंक जिन्ना लैंड में दहशत का सबब बन गए। थल सेना की यह तैयारी देख मुल्ला मुनीर का दिल बैठा जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट हाफिज और मसूद की कब्र खोदने का मादा रखते हैं। ड्रोन से बरसता ये बारूद आतंकिस्तान के अंत का महज एक ट्रेलर है। हरिद्वार वो तीर्थ है जहां से मुक्ति के द्वार खुलते हैं। ऐसे में थल सेना ने गंगा के तट पर आतंकिस्तान की मुक्ति का प्रण लिया। कलयुगी रावणों के अंत के लिए हरिद्वार के झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में राम प्रहार एक्सरसाइज की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार मुल्ला मुनीर और उसके पाले आतंकवादी आकाओं को लगातार चेतावनी दे रही है कि किसी भी नापाक हरकत का पहले से ज्यादा और बुरा अंजाम भुगतना होगा, जिसका सबूत है सेना के शौर्य का ये प्रदर्शन। भारतीय सेना पहले से ज्यादा सजग, पहले से ज्यादा एग्रेसिव और पहले से ज्यादा मारक हो गई है, क्योंकि इस बार जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी का कॉम्बो थल सेना के डेडली ऑपरेशंस को नई धार दे रहा है। वेस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की इस हुंकार को सुनते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगे। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए। एक महीने के इस अभ्यास के दौरान सेना ने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सभी हवाई और जमीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया। राम प्रहार के दौरान भारतीय सेना निगरानी और एक्शन दोनों ही क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल कर रही है, जिसे भविष्य में और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। भारतीय सेना ने इस वॉर एक्सरसाइज में मेक इन इंडिया हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। सेना विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने में बड़ी सफलता पा रही है। अब तक 60 से भी ज्यादा बड़े हथियारों के हिस्सों और 1050 से ज्यादा स्पेयर पार्ट्स का देश में ही निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 1035 नए हिस्से और 3517 स्पेयर पार्ट्स भी देश में बनाए गए हैं। ये कदम भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्ला मुनीर के मुल्क पाकिस्तान में कानून के रखवाले सड़क पर उतर आए हैं। वकीलों ने संविधान संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। कराची में तो वकीलों ने हाईकोर्ट में घुसकर खूब हंगामा किया। इन वकीलों का कहना है कि संविधान संशोधन कुछ और नहीं बल्कि न्यायपालिका में दखल अंदाजी है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ नारा नहीं, पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के खिलाफ विद्रोह की जोरदार आवाज है। जिस संविधान संशोधन के जरिए मुनीर ने खुद को अमर बनाने का ख्वाब बुना है, उसके खिलाफ कानून के रखवालों ने ही बार पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संविधान में बदलाव के जरिए आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब शक्ति के खिलाफ वकील सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। शनिवार को वकीलों का सैलाब कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में घुस गया। मुनीर और उसके पिट्ठू शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वकीलों का गुस्सा इतना भयंकर था कि उन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा, उनकी वर्दी तक फाड़ डाली, उनकी पिटाई कर दी। पाकिस्तान में जारी संग्राम की वजह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी एफसीसी का गठन है, जिसे शहबाज सरकार ने 27वें संविधान संशोधन के जरिए बनाया है। पाकिस्तान के हर वकील और कानूनी विशेषज्ञ का ये मानना है कि यह कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कमजोर करने और मुनीर की सेना को मजबूत करने का जरिया है। इस कानून के विरोध में वहां के सुप्रीम कोर्ट के 2 जज पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। वकील कह रहे हैं कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो इस कानून को उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे। कराची से लेकर लाहौर तक काले कोट वाले वकीलों ने अदालती कार्रवाई का पूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नया कानून मुनीर को 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर चिपके रहने की इजाजत देता है, जो वकीलों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr.
Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.